आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। कोरोना वायरस ने चीन में सैकड़ों लोगों को बीमार कर दिया है और कई लोगों की जान भी ले ली है। 11 देशों में फैल चुके इस वायरस की दस्तक अब हिंदुस्तान में भी हो गई है। सांसों की तकलीफ बढ़ाने वाले इस वायरस की पहचान करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके अलामात यानी सिम्टम्स आम वायरल की ही तरह हैं, जैसे सांस लेने में तकलीफ, खांसी, बुखार, सिर दर्द या फिर नाक बहना। लेकिन कोरोना फैमिली के कुछ वायरस बेहद खतरनाक होते हैं, जैसे सार्स और मर्स। तो आज जानेंगे कोरोना वायरस कितना और कैसे खतरनाक है, और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेश कुमार गुप्ता। आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमें इंतजार है आपके सवालों का। डॉक्टर राजेश गुप्ता, जैसे आज बात करेंगे कोरोना की, तो सबसे पहले ये जानेंगे कि ये जो वायरस है ये क्या है और कहां से आया। आमतौर पर कई तरह के ऑर्गेनिज्म या जीवाणु जो आदमी के शरीर को इन्फेक्ट करते हैं, उसमें बैक्टीरिया और वायरस रहते हैं। वायरसेस में भी हजारों तरह के वायरसेस हैं जो आदमी को अलग अलग बीमारियां करते हैं। उनमें से कुछ वायरसेस होते हैं जो खासकर से रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वास प्रणाली को असर करते हैं जी। उनमें कोरोना वायरस एक है, जिसके बारे में काफ़ी कुछ पहले से मालूमात हैं। करीब 4 तरह के कोरोना वायरस पहले से मालूम है जो मामूली खांसी, जुकाम या निमोनिया करते आए हैं। उससे कोई बहुत ही विशेष असर नहीं पड़ता था या जान का खतरा नहीं बनता था। अच्छा। 21वीं सदी में 2003 में पहले एक सार्स की आउटब्रेक हुई जो चाइना में ही हुई थी। अच्छा। और उसके बाद एक 2012 में मर्स की आउटब्रेक हुई जो कि मिडिल ईस्ट में हुई थी। तो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम करके मर्स नाम दिया गया था जी। तो सार्स में पाया गया कि करीब 8,000 लोगों को इन्फेक्शन हुआ, जिसमें से करीब 800 की जान चली गई, और मर्स में करीब 1/3 लोगों की जान गई। हालांकि सिर्फ 150 से 200 केसेस ही रिपोर्ट हुए थे जी। अब ये कोरोना वायरस अलग रूप लेकर अब 2019 दिसंबर में चाइना में दोबारा से आया है। वुहान सिटी में पहली बार मिला है। कोरोना वायरस आदमी, पक्षी, सांप, एक्वेटिक एनिमल्स, इनके बीच में रहता है, और कई बार एक जानवर से दूसरे जानवर और कभी कभी उन जानवरों से मनुष्य को इन्फेक्शन हो जाता है। अच्छा। अगर कोई नई तरह का एक कॉम्बिनेशन अगर वायरस में आता है जो कि मनुष्य पे आता है, जिसको हमारा शरीर जानता नहीं है, यानी हमारे शरीर की रक्षा क्षमता अगर उस वायरस को पहचानती नहीं है, तो वो उसको पूरी तरह से डील करने में या उससे शरीर को ठीक करने में या रक्षा करने के लिए तैयार नहीं होती जी। और भी बात करेंगे इसके बारे में, और भी जानेंगे आपसे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? लगता है किसी वजह से कॉलर के साथ हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो हेलो, लगता है किसी वजह से कॉलर्स के साथ हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है। जैसे कि आपने बताया कि इसमें ये जो कोरोना वायरस है, इसमें सार्स और जो मर्स है वो ज्यादा खतरनाक है। आमतौर पर ये जानवरों में मिलता है, लेकिन अब इसकी वजह से इंसान भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं, उनमें भी इन्फेक्शन फैल रहा है। तो इसके सिम्टम्स जो है वो बहुत ही आम है। जैसे आम वायरल होता है बुखार, सर्दी, खांसी, उसके जो सिम्टम्स है वही इसके सिम्टम्स है। तो पहचाना कैसे जाए? किसी भी वायरल इन्फेक्शन में सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो यही पहचानने की होती है कि इन्फेक्शन क्यों हो रहा है और कैसे। क्योंकि ज़्यादातर जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उसमें ये सिम्टम्स जो हैं ये कॉमन ही रहते हैं, यानी कि नाक बहना, जुकाम रहना, गला खराब, खांसी, बुखार और शरीर टूटना। ज़्यादातर मरीजों में या जिनको ये वायरस का असर होगा, शायद ये जानने की कि कौन सा वायरस था उसकी ज़रूरत भी ना पड़े, क्योंकि 5 से 7 दिन में 99% ये वायरल इन्फेक्शंस ठीक हो जाते हैं।
अपने आप भी ठीक हो जाते हैं, और कुछ एक जो फ्रैक्शन रहेगी जिनमें ये सीरियस इन्फेक्शन होगा, उसमें पॉसिबली हमें इसको टेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, तो ये पता करने के लिए कि ये कौन से वायरस का इन्फेक्शन है, इसके लिए हमें लेबोरेटरी में टेस्ट करना पड़ेगा। उसी से हमें पता चलेगा कि ये कौन से वायरस का इन्फेक्शन है। जी। इसके लिए नाक से या गले से स्वैब लिया जाता है, या जिनको निमोनिया हो उनकी बलगम की जांच या दूरबीन द्वारा फेफड़ों में से पानी लेके वो जांच के लिए भेजा जाता है। उससे लेबोरेटरी में टेस्ट करके पता चलता है कि कौन से वायरस का इन्फेक्शन है। अच्छा, वायरसेस का डायग्नोसिस यानी पता लगाना बहुत सिंपल नहीं होता। इसके लिए बहुत ही एडवांस टेस्ट चाहिए होते हैं जो बहुत ही गिने चुने लैब्स में हैं। आज की तारीख में अगर हम नए कोरोना वायरस के बारे में जाने जी, तो सिर्फ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में इसके डायग्नोसिस के लिए अभी सुविधा फिलहाल उपलब्ध है। मतलब हम चाइना की तरह अभी तैयार नहीं है। क्योंकि अभी तक भारत में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, इसीलिए ये अभी इतने बड़े स्तर पर डायग्नोसिस के लिए नहीं अवेलेबल है। अगर कुछ ऐसा होता है तो WHO और भारत सरकार की मदद से वो और भी सेंटर्स पर डायग्नोसिस के लिए तैयारी की जाएगी। बिल्कुल, आपने यहाँ पर WHO का नाम लिया, हम जानेंगे कि उन्होंने क्या इसके बारे में कहा है, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनसे बात करेंगे। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। बताएं क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है मैडम कि ये जो वायरस है चीन में कोरोना का फैला हुआ है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? बिल्कुल, एक बार अभी आप अगर आप प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं तो अभी बताया था राजेश जी ने कि इसके सिम्टम्स क्या है, फिर भी इन्होंने नहीं सुना, तो एक बार फिर से आप शॉर्ट में बता दीजिए कि क्या सिम्टम्स हैं इसके। कोरोना वायरस के सिम्टम्स जो हैं वो किसी भी अन्य वायरस इन्फेक्शन की तरह हैं। इसमें ज़्यादातर केसेस में 98% केसेस में बुखार ज़रूर है। बुखार, खांसी, जुकाम, बदन टूटना, ये मुख्य लक्षण है जो किसी में भी पाए जाएंगे। कोरोना वायरस का इन्फेक्शन की बहुत बड़ी रेंज है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको इन्फेक्शन होगा लेकिन उनको कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, वो कुछ भी महसूस भी नहीं करेंगे लेकिन उनके शरीर में वो वायरस होगा। लेकिन फिर उन्हें मालूम कब चलेगा? कुछ लोगों को बुखार होगा या खांसी जुकाम होगा जो 5 से 7 दिन में ठीक हो जाएगा, और करीबन हम कहेंगे कि 1/4 मरीजों में ये सीरियस रूप धारण करेगा, जिसमें कि सांस में दिक्कत होना या निमोनिया या काफी सीरियस बीमारी होने का असर हो सकता है। तो कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स हैं वो कुछ भी नहीं होना से लेकर बहुत ही खतरनाक निमोनिया होने तक के हो सकते हैं। अच्छा, क्या इस वायरस से सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्गों को है या फिर जिन लोगों को डायबिटीज है उनको है? छोटे बच्चे, बुजुर्ग और जिनको फेफड़े संबंधित बीमारी है या हृदय या किडनी, यानी जो भी क्रोनिक डिजीजेस होती हैं वो हमारे शरीर की किसी भी लड़ाई से लड़ने की क्षमता को कम कर देती हैं। अच्छा, तो ऐसे में छोटे बच्चे और उम्र जिनकी ज्यादा है उन लोगों की वैसे भी रक्षा क्षमता कम हो जाती है, तो उनमें ये रिस्क ज्यादा होता है। जी। अच्छा, अब WHO की बात करें तो उन्होंने इसे लेकर क्या कहा है, क्या सावधानी बरती जाए इसमें? WHO काफी सक्रिय रही है जैसे ही दिसंबर में ये पता चला है, और चाइनीज गवर्नमेंट के साथ मिलकर इसकी रोकथाम की बहुत कोशिश की जा रही है। इंडिविजुअल तौर पर हम इसमें जी सावधानी बरत सकते हैं, जो कि नॉर्मली हम सबको जब भी खांसी जुकाम फैलता है तो बरतनी चाहिए, जैसे कि स्वाइन फ्लू के दौरान भी बताई गई। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये खांसी के ज़रिए फैलता है या कोई सरफेस जिस पर वायरस हो वो हम छूते हैं और अपने नाक में लगाते हैं तो उससे फैलता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी ये है कि हम समय समय पर अपने हाथ धोते रहें। जब भी लगे कि हमने कहीं कुछ गलत छुआ है तो साबुन से हाथ धोएं कम से कम 20 सेकंड के लिए। बिल्कुल। या अल्कोहल बेस्ड हैंड रब यूज करें।
और आजकल मार्केट में कई तरह के सैनिटाइजर्स भी आते हैं। हाँ। तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत छोटा सा होता है, आपके पॉकेट में आ जाएगा आसानी से जी। और इसके अलावा सबसे ज़रूरी जो है वो हमें सीखना है, जिसको कहते हैं कफ एटिकेट। जब किसी को खांसी आए तो उसे क्या करना है कि या तो रुमाल रखें या टिश्यू पेपर रखें, और वो भी नहीं हो तो अपनी स्लीव के अंदर खांसे। अच्छा। ताकि ये वायरस हमारे आसपास के हमारे भाई बहन, हमारे मित्र जो हमारे साथ बैठे हैं, उनके पास, उनके ऊपर ना जाए। तो ये हम सबको सबसे ज़्यादा बचाव का तरीका, सबसे इम्पोर्टेंट कफ एटिकेट है। हम लोग जो बीमार लोग हैं, अगर किसी को इस तरह की बीमारी चल रही है, उसको मिलने जुलने, उसको कांटेक्ट में कम से कम लोग आए। जो ऐसे बीमार हो गए वो घर पर अपने एक कमरे में अलग रहकर ठीक होने के लिए इंतजार करें। हमें अभी बहुत ज़्यादा क्राउडेड जो भीड़ वाली जगह हैं उनको अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए जी। हालांकि इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपना काम धाम बंद कर दें, लेकिन हमें जहां तक अवॉइड हो सके अवॉइड करनी चाहिए जी। और अनकुक्ड फूड, जो खाना जो अच्छी तरह पकाया नहीं है, उसको हम ना खाएं, उसको अवॉइड करें। इवन जो अगर हम नॉन वेजिटेरियन फूड या इसकी भी बात करें तो अवॉइड करना नहीं है कि जी हम बिल्कुल ना खाएं, वो सही बात नहीं होगी, लेकिन वो सही से पकाओ ये हम निश्चित कर लें। अच्छा। तो ये सब बचाव के तरीके। जैसे आपने अभी कहा कि कुछ लोगों को भीड़ में भी जाते हैं, तो आमतौर पे मेट्रो सिटीज में तो ज्यादा भीड़ होती है, लोग मेट्रो में ट्रेवल करते हैं, बसेस में जाते हैं, बहुत भीड़ होती है। तो क्या अच्छा होगा कि लोग मास्क का इस्तेमाल करें? और मास्क में भी कई तरह के मास्क आते हैं, तो किस तरह का मास्क इस्तेमाल करें? अगर वायरस से बचना है तो इसमें छोटे सर्जिकल मास्क का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। अच्छा। तो ऐसे में हमें N95 मास्क को यूज़ करना होता है। N95 का मतलब है कि वो जो PM 2.5 माइक्रोन के पार्टिकल्स को 95% फिल्टर कर लेता है। ये इस ग्रेड के मास्क यूज़ करने से वायरल इन्फेक्शन भी अंदर जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन इस तरह के उन्नत मास्क हमें यूजुअली अगर कोई बीमार है उसके पास जाने में जी, या जो हेल्थ केयर वर्कर्स है उनको यूज करने चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो, लगता है किसी वजह से कॉलर के साथ हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा। जैसे अभी ये चाइना से शुरू हुआ है, वहां पर सबसे पहले इसका केस देखा गया, तो कोई खास वजह है या उन लोगों की जो ईटिंग हैबिट्स है वो थोड़ी अलग है इस वजह से? चाइना में जिस जगह पर ये वायरस आउटब्रेक वुहान में हुई है जी, जो समाचार और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो एक ऐसी मार्केट से शुरू हुई जहां पर जानवर खाने के लिए बेचे जाते हैं, और जिसमें कि जिंदा जानवर भी होते हैं, जिसमें मुर्गे, सांप और इस तरह के और भी मछली, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जी। तो वहाँ से ये अंदेशा किया गया कि शायद वहाँ से ये फैला है। हालांकि इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं आई है। तो खाने पीने की हैबिट तो कह नहीं सकते, लेकिन आज जहाँ भी जिंदा जानवरों के साथ आदमी का मेल जोल ज़्यादा होगा और वहाँ पे कई बार उन जानवरों में वो वायरस तब्दील होके और आदमी पे आ जाएगा और फिर आदमी से आदमी में फैलेगा, तो ये एक खतरनाक सिचुएशन हो जाती है। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो। हाँ हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? अभी ये जो कोरोना वायरस जो होता है उसमें जो है सबसे शुरुआत में उस क्या तकलीफ महसूस होती है उस वायरस की? जी बिल्कुल, ये एक बार फिर से सिम्टम्स के बारे में बात करिए। सिम्टम्स हम एक बार फिर से बताएंगे, जिन कॉलर्स ने, जिन व्यूअर्स ने नहीं सुना है फिर से बताएंगे। कुछ कॉलर्स हमारे साथ और जुड़ गए हैं, पहले उनके सवाल लेते हैं। हेलो हेलो,
लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पाया। जैसे हम पहले भी 2 बार बता चुके हैं कि क्या इसके सिम्टम्स है, अगर आप एक बार फिर से, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, जिस तरह से ये फैल रहा है बहुत जरूरी है कि इसके बारे में जाने, इसके सिम्टम्स, इसकी पहचान कैसे हो, तो एक बार फिर से आप अगर बता दें। इसमें सबसे कॉमन जो सिम्टम है वो बुखार है जी। तेज बुखार है, जो कि लगभग हर कोरोना वायरस इन्फेक्टेड मरीज में हो रहा है। इसके अलावा खांसी, गला खराब और बदन टूटना, ये मेजर सिम्टम्स हैं। लेकिन इतना होने पे हम घबराएं नहीं, क्योंकि ज़्यादातर वायरल फीवर्स में यही सिम्टम होंगे जी। लेकिन अगर इसके अलावा किसी को भी सांस लेने में तकलीफ होती है, या वो खा पी नहीं पाते, उल्टी आती बिल्कुल, है, जो आम वायरल होता है उसी के जो सिम्टम्स होते हैं वही इसके भी सिम्टम्स है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है? हेलो जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है? लगता है किसी वजह से कॉलर्स के साथ हमारा सही से राब्ता नहीं हो पा रहा। जैसे डॉक्टर राजेश, अभी तक ये कहा जा रहा है कि इसके लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है, तो वैक्सीन नहीं है, एंटीबायोटिक्स इसमें काम नहीं करती हैं, तो ट्रीटमेंट किस तरह से इसका हो पाएगा? पहली चीज तो हम दवा के बारे में बात करें जी। तो एंटीबायोटिक्स तो बैक्टीरिया पे असर करती हैं, वायरस के लिए एंटीबायोटिक्स असर नहीं करती हैं। अगर वायरल इन्फेक्शन के ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है जी। कुछ दवाइयां जो कि सार्स में यूज की गई, वो दवाइयां लोपावीर और रिटोनावीर, कुछ अभी जो चाइना में जहाँ पे ये अभी ज़्यादा गहन समस्या है, वहाँ पर वो दवा देकर देख रहे हैं कि क्या इससे कोई फायदा मिलता है। अभी तक कोई अप्रूव्ड दवा कोरोना वायरस इन्फेक्शन के लिए नहीं है। इसी प्रकार से क्योंकि ये एक नई स्ट्रेन, नया कॉम्बिनेशन वायरस का आया है, तो इसका वैक्सीन नेचुरली नहीं है। कोई भी वैक्सीन तैयार करने में कम से कम 5 साल का समय लगता है। बिल्कुल। तो इतनी जल्दी इसका वैक्सीन तैयार हो जाएगा ये बड़ा मुश्किल है। हालांकि हांगकांग के कॉलेज में अभी इस पे कुछ काम चल रहा है और उनका दावा है कि वो काफ़ी क्लोज हैं। फिर भी अगर उसकी ह्यूमन टेस्ट करने में कम से कम 1 से 2 साल लगते हैं वैक्सीन। इतना वक्त इसमें लग जाएगा। कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? कोरोना वायरस के मतलब सिम्टम्स के बारे में पूछना था ना। सिम्टम्स हम इसमें कई बार बता चुके हैं। जैसे आम जो वायरल होता है जो उसके सिम्टम्स है, वही कोरोना वायरस के सिम्टम्स है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है, पूछना क्या चाहते हैं आप? हेलो मैम। जी, आपको आवाज आ रही है क्या हमारी? लगता है किसी वजह से कॉलर्स के साथ हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है। जिस तरह से आपने बताया कि इसके लिए अभी तक वैक्सीन नहीं है, एंटीबायोटिक इसमें काम नहीं करती, और इसमें यह कहा जा रहा है कि जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो फेल हो जाते हैं, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? ये भी साथ ही साथ कहा जा रहा है कि इससे बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा लिक्विड लें, पानी ज्यादा पिए। किसी भी वायरल इन्फेक्शन में दिक्कत तभी होती है कि जब हमारे मेजर ऑर्गन्स यानी कि ब्रेन, फेफड़े, दिल, लिवर और किडनी, गुर्दे किसी भी तरह से चपेट में आए। अच्छा। तो क्योंकि बुखार बहुत तेज होता है तो शरीर में पानी की कमी होने का अंदेशा बहुत ज़्यादा रहता है और पानी की कमी होने से इन ऑर्गन्स पर असर पड़ता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और खून का दौरा इन ऑर्गन्स में कम हो जाता है। अच्छा। तो सबसे ज़रूरी, कभी भी बुखार होता है तो हमें ये सबसे ज़रूरी मानना है कि शरीर में पानी की कमी ना हो। तो इसमें बहुत एक्स्ट्रा पानी पीने की बहुत आवश्यकता होती है। और जो लोग पानी नहीं पी पाए, पानी और भी लिक्विड्स, ग्लूकोज, नींबू पानी या किसी भी फॉर्म में, और अगर वो नहीं पी पाते हैं और उल्टी की वजह से या
किसी भी वजह से, तो फिर उनको तुरंत हॉस्पिटल आना चाहिए। जी, अच्छा। ये एक जानकारी के लिए मार्कर है कि कब सोचा जाए कि ये कुछ सीरियस है। तो वो अगर हमें सांस में दिक्कत होने लगे या हम कुछ खा पी नहीं पा रहे, अच्छा, तो ये अगर ये चीजें आपको नजर आ रही हैं तो आपको फौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उससे पहले घबराने की कोई बात नहीं है। जी, एक कॉलर हमारे साथ है। हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हम लगातार अपने कॉलर से यही कहते हैं कि वो जब भी हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज बंद कर दें, जिससे हम उनका सवाल सुन पाएं और वो हमें सुन पाएं। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि इससे कैसे बचा जाए, इसके क्या सिम्टम्स हैं और क्या इसका अभी तक जो ट्रीटमेंट है वो क्या अवेलेबल है। अगर कोई इसकी चपेट में आ जाता है तो सबसे पहले क्या करें? अगर किसी को भी फीवर है तो अगर उन्होंने किसी ऐसी जगह पे ट्रेवल किया रिसेंटली, पिछले 2 हफ्ते में, कि वो चाइना गए हैं और बुखार हो रहा है, तो फिर उनको तुरंत हॉस्पिटल जाके रिपोर्ट करना चाहिए ताकि उनका चेकअप हो सके। बिल्कुल। अगर वो अभी नहीं गए हैं देश से बाहर कहीं, तो अभी ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और सिर्फ जो लक्षण बताएं कि अगर सांस में दिक्कत हो या खा पी नहीं पाए उल्टी की वजह से, तो अस्पताल जाएं। अदरवाइज अपने आसपास के क्लिनिक में ही दिखाकर इलाज करा सकते। फिर भी जो फैमिली मेंबर्स हैं जो उनको लेकर जा रहे हैं, वो लोग क्या करें? क्योंकि ये जो वायरस है ये एक से दूसरे में बहुत आसानी से फैल रहा है, तो वो अपने लिए क्या एहतियात करें? अपने लिए हमने जो अभी कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन बताए हैं वही इस्तेमाल करने हैं, जैसे कि हाथ धोएं, फ्रीक्वेंटली साबुन से हाथ धोएं या अल्कोहल बेस्ड हैंड रब यूज करें, सैनिटाइजर जो हम कह रहे हैं जी। और खांसते वक्त मुंह पर रुमाल रखें। जो मरीज है उसको भी बोलें कि खांसते वक्त मुंह पर रुमाल रखें या मास्क लगाएं। और अच्छा खाना खाएं, फ्रेश खाना खाएं। ये मेन ये सारी चीजें हैं जिनसे आप किसी हद तक, कुछ हद तक बच सकते हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो हेलो जी, बताएं। मेरा क्वेश्चन ये है जी। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है? हमको आपकी आवाज आ रही है, बताएं। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे सर कि जैसे किसी पेशेंट को अस्थमा, जैसे किसी पेशेंट को अस्थमा हो तो मतलब वो इससे मतलब उसको प्रॉब्लम हो सकती है कोरोना वायरस से? जी। जिन पेशेंट को पहले से अस्थमा हो तो उनमें ऑब्वियसली ज़्यादा होने का रिस्क रहता है। पर अभी फिलहाल तो कोरोना वायरस के संदर्भ में कुछ कहना बड़ा मुश्किल है कि उसका क्या असर होगा, कि अस्थमा वालों पर भी बराबर असर होगा या कम होगा या ज़्यादा होगा। ये अभी तो समय के साथ पता चलेगा। पर हाँ, जैसा पहले से एक्सपीरियंस है स्वाइन फ्लू या दूसरे वायरसेस के साथ, तो जिनको अस्थमा रहता है उनमें ये गंभीर रूप से निमोनिया होने का खतरा ज़्यादा होता है। जी। अच्छा, जैसे अभी तक कुछ केसेस मिले हैं पर ये कंफर्म नहीं है कि क्या वो सही में कोरोना वायरस की चपेट में आए हैं, तो अगर मैं वैसे बात करूं तो हम लोग कितने तैयार हैं? अगर ऐसा कुछ होता है तो कितने तैयार हैं हम इसके लिए? सरकार ने इसके लिए काफ़ी तैयारी कर रखी है। आज की तारीख में 20 से ज़्यादा एयरपोर्ट्स पर सर्वेलेंस है। जो भी बाहर से आ रहे हैं उनको चेक कर रहे हैं। जिनमें भी शक होगा उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में टेस्टिंग के लिए सुविधा बनाई गई है और दिल्ली में आरएमएल हॉस्पिटल को तैयार किया जा रहा है। अगर इस तरह के मरीज कोई आते हैं तो उनको वहाँ पर रखने और वहीं पे उनका इलाज करने के लिए सुविधा बनाई जा रही है जी। जो आज की तारीख में तैयार है। तो जो कुछ सस्पेक्टेड केसेस हैं वो भी अभी वहीं हैं और उनका अभी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट उसके हिसाब से चल रहा है। जी। अच्छा, जो लोग इस दौरान अभी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खबरों में है और बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो जो लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि भीड़ वाला इलाका होता है, बहुत सारे लोग एक साथ सफ़र करते हैं, तो हाथ लगातार धोते रहें, अपने पास सैनिटाइज़र रखें, मास्क लगा कर रखें, क्या करें? ये तीनों ही चीज़ें करनी ज़रूरी है क्योंकि हाथ धोते रहेंगे तो कहीं पे भी हमने टच किया है वो हमारे
मुंह या नाक या कान में, आंख में नहीं लगेगा। और मास्क से जो भी अगर कोई खांसता है तो ड्रॉपलेट्स हमारे अंदर जाने के चांसेस कम होंगे। तो ये प्रिकॉशंस तो सभी को लेनी चाहिए। इससे और वायरल इन्फेक्शन से भी बचाव होगा कोरोना वायरस के अलावा भी। लेकिन जैसे अभी तक क्योंकि इसकी कोई दवा नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, तो जो इसका प्रिवेंशन है, जैसे मास्क लगाना या फिर हाथ धोना, बार बार साफ करना, हाथ साफ सफाई रखना, इसके अलावा क्या कुछ ऐसी दवा हो सकती है जो जिसको लेने से हम बच सकते हैं? नहीं, अभी तो ऐसी कोई दवा मालूम नहीं है कि जिसको लेने से कोई फायदा हो, क्योंकि इसकी जो सिम्टम्स हैं वो आम वायरल की तरह है। तो जो उसमें इस्तेमाल की जाती है दवा, क्या उनका इस्तेमाल हो सकता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की तारीख में सिर्फ एक ही वायरस की दवा हमारे पास है दुनिया में, जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस या स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए ओसेल्टामिविर है। बाकी जो भी रेस्पिरेटरी वायरसेस है उनमें से किसी की दवा नहीं है। अच्छा। और ओसेल्टामिविर या टेमीफ्लू का इसमें कोई रोल नहीं है। अच्छा, इसमें कुछ डाइट का भी रोल है कि आजकल जिस तरह से चल रहा है सीजन और लोग इससे परेशान हैं, सोच के ही घबरा रहे हैं कि चाइना में ये इतनी तेजी से फैल रहा है, अगर यहाँ पर भी इस तरह के कुछ केसेस आ जाएं या ऐसा होता है तो क्या कुछ ऐसी डाइट है जिसको लेने से हेल्दी रह सकते हैं या आपका जो इम्यून सिस्टम है वो मजबूत रहे? देखिए, क्योंकि हमारे जो शरीर का रक्षा सिस्टम है, जो डिफेंस मैकेनिज्म है, वो हमारे खाने पे ही निर्भर करता है जी। तो हमें इसमें पानी अच्छे से पिए, पानी ज्यादा, गुनगुना पानी, और ये ज्यादा शरीर में पानी की कमी ना हो। अच्छा। विटामिन सी और विटामिन सी वाले फूड जो है वो हमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से बचाते हैं। फ्रेश खाना खाएं, भूखे ज्यादा देर ना रहें। और जी, अच्छा, इसमें यही है कि पानी ज्यादा पिए और जो अध पका खाना है वो ना खाएं, साफ सफाई का आप ख्याल बहुत ज्यादा रखें। डॉक्टर राजेश, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिए, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, शुक्रिया। नाज़रीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।